नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी या हिंदी में कहे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, संविधान का इम्पोर्टेंट पार्ट 4, ठीक है, जिसमें आर्टिकल मेयरली 36 से, ठीक है, 36 से 51 तक रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अडॉप्टेड फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है फॉर्मर सोवियत यूनियन, ऑप्शन डी है फ्रांस। हमारा आंसर होने वाला है आयरलैंड। आयरलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने डीपीएसपी को अपनाया और डीपीएसपी आयरलैंड ने फ्रांस से लिया था। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। संविधान का भाग 4, 36 से लेकर 51 आर्टिकल के बीच में हमें, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? 33 to 46, 34 से 48, 36 से 51, 34 से 52। तो ये प्रश्न भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य का प्रतिबिंबित करता है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स फ्रेमर्स? फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर इंडियन सिटीजनशिप? ठीक है, जब भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रकार की समस्या आती है लॉ समझने में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही सहारा लिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो फ्रेमर्स से कॉन्स्टिट्यूशन के उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्हित हैं? विच टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल आर इंक्लूड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल या, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव? तो हमारा आंसर हो जाता है इसमें इकोनॉमिक, आपके इकोनॉमिक समानता की बात की जाती है, सोशल इक्वलिटी की बात की जाती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ढांचे की बात की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होने वाला है। ये सभी चीजें, ठीक है, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर स्टेट, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, टू कंट्रोल आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन डेवलपमेंट। तो जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आती है तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल 38 अगर जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये प्रॉपर तरीके से मेंशन है कि राज्य की एक कर्तव्य होगा कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा हमको लेस जूम आउट करना पड़ेगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है,
ऑप्शन ए है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा आता है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापित स्थापित करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। ऑप्शन तीन आता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और ऑप्शन डी आता है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू गांधीयन आइडियल्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये कहता है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों शामिल किया गया है? क्या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा आता है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ये भी गलत है। तीसरा आता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशियो, यानी कि सामाजिक रूप से भी लोग समान हो, इक्वल हो, और आर्थिक रूप से भी लोग इक्वल होने चाहिए, ये इसका मेन मोटिव आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न बनता है प्रश्न बनता है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? Who described directive principle as a check payable at the convenience of the bank? एच.एन. कुंजरू, ए.के. अय्यर, एच.बी. कामत, के.टी. शाह। तो बहुत बार ये एग्जामिनेशन में प्रश्न देखा गया है, ठीक है। इसके ऊपर कमेंट्स जरूर आते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसकी आलोचना होती है, कि कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी देना है या नहीं देना है, हमको वेलफेयर स्टेट बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये एक लाइन केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक तय करेगा कि इसको पे करना है कि नहीं करना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मोर इफेक्टिव देन फंडामेंटल राइट? 42nd अमेंडमेंट 1976, 43rd अमेंडमेंट 1977, 44th अमेंडमेंट 1978, या फिर 45th अमेंडमेंट 1980। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को इंक्लूड करने की बात होगी, बहुत ज्यादा आपको नहीं पता लग रहा होगा, तो आप किसके साथ जा सकते हैं? 42वें संविधान संशोधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान बनने के बाद सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इसी इसी अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा करवाए गए थे, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। तो हमारा आंसर आ जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का कौन संघ समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न भी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर सिटीजनशिप? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल डीपीएसपी होगा। लेकिन आपको प्रश्न समझना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज कर जाएगा क्वेश्चन। तो संविधान का कौन सा भाग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ठीक है, तो इंस्पिरेशन हमेशा डीपीएसपी देता है। बाकी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें इंस्पिरेशन की बात नहीं देखने को मिलती। उसमें बात देखने को मिलती है या तो, ठीक है, किस चीज की? प्रॉपर तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस की बात देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहा गया है? कहाँ कहा गया है? वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव मेंशन? 42वें संशोधन, ठीक है, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल अधिकारों में? तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 38 आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीति निर्देशक सिद्धांत हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। ठीक है, प्रश्न है वाद योग्य है, जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, वाद योग्य नहीं है, फंडामेंटल राइट है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये तो हमारे दोनों ही फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं,
प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या ये जस्टिसेबल है या नहीं है। जस्टिसेबल का मतलब है क्या अगर इसको इसको फॉलो नहीं किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया, क्या आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जा सकते हो, अपील कर सकते हो? ठीक है, तो नहीं कर सकते। तो दीज आर नॉट जस्टिसेबल। इसके लिए आपको संविधान का आर्टिकल नंबर 37 पढ़ना पड़ेगा। 37 में ये बखूबी लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाद योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसेबल है। ड्यूटी और फंडामेंटल राइट में यही एक इम्पोर्टेंट क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड ऑन, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, प्रेसिडेंट बिल, सशक्त विपक्ष, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, या सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य सरकार की या सरकार की या केंद्र सरकार की, राज्य की ड्यूटी होती है कि वो क्या करें, सरकार की ड्यूटी होती है कि अच्छे स्कूल खोले, अच्छे कॉलेजेस बनाए, अच्छे हॉस्पिटल खोले। लेकिन जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल हमारी गवर्नमेंट के पास फंडिंग की बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो इस तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो वेलफेयर कार्य करेगी, अगर नहीं होगा तो फिर कहाँ से करेगी? ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बाइंडिंग, फंडामेंटल राइट नॉट। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट आर नॉट। ठीक है, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने डिस्कस करी कि ड्यूटी और राइट्स में केवल यही अंतर होता है कि राइट्स हमेशा क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, परंतु जो आपके, ठीक है, ड्यूटीज होती हैं वो जस्टिसेबल नहीं होती। आर्टिकल नंबर 37 आपको अच्छे से याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशित तत्वों में विषय में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल? वो एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वे परस्पर विरोधी हैं, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। उनमें कोई अंतर नहीं है, दे आर नो डिफरेंस। ठीक है, वो दोनों वाद योग्य हैं, वो आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल तो है ही नहीं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, परस्पर विरोधी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी को देख के ही मौलिक अधिकार का लागू करने का प्रयोजन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य की निर्देश आदर्श कहाँ वर्णित हैं? वेयर आर द आइडियल्स वेलफेयर स्टेट डिस्क्राइब्ड? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इंडायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन फंडामेंटल राइट, संविधान की 7वीं अनुसूची, इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की प्रस्तावना में। सब हटा दो। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को याद रखो, क्योंकि जहां पर भी कल्याणकारी शब्द आएगा, जहां पर भी वेलफेयर स्टेट की बात होगी, तो हमारा डीपीएसपी ही हमेशा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कैन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेंट फंडामेंटल राइट? ठीक है, हाँ, ठीक है, सम ऑफ देम नहीं, ठीक है, कंट्रोवर्शियल। ठीक है, तो बिल्कुल नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ देम वायलेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि समानता का अधिकार, ठीक है जी, है ना जी, जैसे कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये जगह आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, हमें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ मौलिक अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है, लेकिन वहां पर बाकायदा लिखा जाता है कि इसे हम विवाद या इसे हम डिस्प्यूट नहीं मानेंगे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन करना कहाँ से क्या सन्निहित है? वेयर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड?
प्रस्तावना में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर 9th शेड्यूल। तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका जो आर्टिकल नंबर 51 है वो बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति की, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है। तो 51 आपको याद रखना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किस रूप में सुनिश्चित किया गया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इंडिया एश्योर्ड, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, इकोनॉमिक राइट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल नंबर 39 का सी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देगा राज्य, ये ड्यूटी होगी राज्य की। भारतीय संविधान के निबंध में से किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फिर 7th शेड्यूल? तो आंसर तो हमारा डीपीएसपी ही रहेगा, लेकिन जब आपको और ज्यादा डिटेल में पता होगा तो आर्टिकल नंबर 50 आप कर सकते हो। 50 में क्या होता है, ठीक है, 50 ये कहता है कि राज्य क्या करेगा, राज्य कार्यपालिका को, ठीक है, जो जुडिशरी है उसको अलग करेगा, ठीक है, न्यायपालिका को अलग करेगा, अनुच्छेद नंबर 50। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? फॉर व्हाट मेन रीजन वर द डीपीएसपी इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य तो कभी भी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं आएगा यहाँ पर, सरकार के स्वच्छ आचरण आचरण के रोकने के लिए, टू प्रिवेंट आर्टिलरी, ये हम प्रश्न आई थिंक पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू प्रोवाइड तो हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, क्योंकि जहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं वेलफेयर स्टेट का होगा वही हमारा आंसर डीपीएसपी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट वेलफेयर इंक्लूडेड? ऑप्शन है इन द प्रियम्बल, ऑप्शन बी है इन द 2nd शेड्यूल, ऑप्शन सी है इन द 3rd शेड्यूल और ऑप्शन डी है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारा आंसर डीपीएसपी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि शब्द कौन सा आ रहा है, स्टेट वेलफेयर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड प्रोविजन इकोनॉमिक जस्टिस एंड इंडियन सिटीजन? ऑप्शन है डीपीएसपी, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है प्रियम्बल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा डीपीएसपी, इसके लिए आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, आपको 38 का बी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 38 का बी, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 38 का बी पार्ट जो या सेकंड पार्ट ये कहता है कि राज्य क्या करेगा, ठीक है जी, राज्य की ड्यूटी होगी कि वो सामाजिक समानता देगा, आर्थिक न्याय देगा तथा राजनीतिक न्याय का प्रावधान करेगा। हालांकि ये वर्ड हमारे प्रस्तावना में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निषेध सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीपीएसपी? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल नंबर 51, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूं, 14 साल तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, गोवध निषेध, ठीक है, गोवध निषेध, निजी संपत्ति का, ठीक है, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, ठीक है, हम अगर इसको देखेंगे आप, ठीक है, जो आपका ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ये आपके ये ऐड हो चुका है, ठीक है, डीपीएसपी में जब आप आर्टिकल नंबर आई थिंक 43 पढ़ोगे, ठीक है, 43 या 42 में ये इंक्लूडेड है, और गोवध आपका 48 में आ जाता है, 48 में लिखा गया है। तो संपत्ति, निजी संपत्ति की बात डीपीएसपी में कहीं भी नहीं की गई है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये 45 में है, ठीक है, 45 में जुड़ा हुआ है, तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी? ठीक है, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, रेजिंग न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड, कमजोर श्रेणियों के लिए आर्थिक हित को बढ़ाना, प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है,
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 में गिवन है। ठीक है जी। और जो हमारा, ठीक है, कमजोर या प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 41 में। ठीक है, पोषाहार की बात करता है, न्यूट्रिशन की बात करता है। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा आंगनबाड़ी वाला एक इम्पोर्टेंट इंटॉक्सिकेशन को बंद करने के लिए, या ठीक आपको 47 में देखने को मिलेगा, और ये आपको 51 के ए पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकास करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट बट नॉट इन फंडामेंटल राइट। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आने जाने की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 आपको पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी के इंपॉर्टेंट सिद्धांत पर यह बात कही गई है कि राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योग की बात करेगा। अस्पृश्यता में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, और आने जाने की जो फ्रीडम है, ये आपको मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ, ये भी आपको फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है। डीपीएसपी में इनमें से आपको डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ठीक है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जनरली कंसिडर सोशलिस्ट। ग्राम पंचायतों की स्थापना नहीं, गांधीयन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये गोवध पर प्रतिबंध, बिल्कुल ये भी गांधीयन थ्योरी पर ही बेस्ड है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रोत्साहन, ये आपका जो आर्टिकल नंबर 51 है, ये आपका 48 है, और ये आपका, ठीक है, 40 है आर्टिकल। ये आपको अच्छे से समझने चाहिए। ठीक है, और ये आपका लिबरल कंसेप्ट पर बना हुआ है, उदारवादी थ्योरी। आय की असमानता को कम से कम करना, मिनिमाइजिंग इनकम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 की बात करता है। तो ये हमारा, ठीक है, ठीक है जी, तो ये जो हमारा है, तो ये समाजवादी अवधारणा पर, ठीक है, आधारित है। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, डी हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वो सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉल्ड गांधीयन प्रिंसिपल, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन, स्वशासन की प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। ठीक है जी, पुरुषों और महिलाओं के लिए सम्मान कार्य, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 1939 का सी, और कार्यपालिका से, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 लिबरल कंसेप्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में गांधीयन थ्योरी के ऊपर कौन सा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 40। गांधी जी कहते हैं कि हमें प्रभावी रूप से स्वशासन का निर्माण करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन, स्टेट, सोसाइटी, यूनियन। तो बिल्कुल हमारा आंसर राज्य हो जाता है, राज्य के लिए, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, इन विच इंडियन स्टेट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल, मेघालय, केरला, ठीक है, हरियाणा या फिर गोवा। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 44, जो कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड देना चाहिए, समान सिविल संहिता देनी चाहिए। ठीक है, कि यानी कि देश के या राज्य के सभी लोगों पर एक प्रकार का कानून लागू हो,
तो भारत में वर्तमान में गोवा में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देख सकते हो, और उत्तराखंड दूसरा राज्य बना है अभी जहां पर यह हाल ही में लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है? अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी अप टू द एज शुड बी चिल्ड्रन प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 14 साल तक के बच्चों के लिए 15 साल, 16 साल, 18 साल। तो हमारा आंसर 14 हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट में भी ये लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 45 में भी ये इंक्लूडेड है, और इम्पोर्टेंट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51A में, उसके आर्टिकल उसका जो 11th ड्यूटी है वो भी इसमें जुड़ चुकी है। तो 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन हमारे राज्य में किया गया है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? हाउ आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट? केवल केंद्र सरकार के लिए, एप्लीकेबल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान का अंश नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिफाइड, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल डीपीएसपी नॉट जस्टिसेबल्स हैं और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। ठीक है जी, केंद्र सरकार या संविधान का तो बिल्कुल अंश है ये। ठीक है, राज्य सरकार पर भी लागू होता है। तो इम्पोर्टेंट हमारा डीपीएसपी में पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का शोषण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर डीपीएसपी का अनुसरण नहीं हुआ तो आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, वाद योग्य है ही नहीं। आर्टिकल नंबर 37 में आपको पढ़ा ही चुका। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निषेध में मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट केस इन कॉन्फ्लिक्ट? 26, 42, 43, 57 थे, ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन ही आपको हमेशा करना चाहिए आंसर में, बहुत बार यही आंसर होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याण का राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट डिस्क्राइब्ड? ठीक है, 36, 38, 49, 51। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो 36 है उसमें आपके राज्य की परिभाषा है। ठीक है, 37 हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। 38 हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें दे रखा है वेलफेयर स्टेट की बात, और 49 तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करता है, 51 अंतरराष्ट्रीय पीस की बात करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 39 में पहले आते हैं बहुत सारे पार्ट। 39A आता है, 39B आता है, C आता है, D आता है, E आता है, F आता है। ठीक है, और एक आता है 39A। ठीक है, ये 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पंचायती राज की बात करता है, 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। तो जो ये ऐड हुआ है बाद में, ठीक है, इसमें बात की गई है निशुल्क विधिक सहायता की, कि जो राज्य क्या करेगा, फ्री लीगल एड का प्रावधान भी करेगा। ठीक है, जो बेचारे विक्टिम्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत? 32, 40, 48, 51। ठीक है, 32 इज द आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आंसर होना नहीं चाहिए। 40 गांधीयन थ्योरी पर पंचायत की स्थापना करने का आदेश देता है। ठीक है, 48 आपका, ठीक है, बात करता है वन की, वन्य जीव अभ्यारण्य की, गोवध की, पशु हत्या की, और 51 अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो हमारा आंसर हो जाता है आर्टिकल नंबर 40। बहुत बार ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडियन सिटीजन 40, 44, 45, 48 ए। ठीक है, तो 40 हम पहले पढ़ चुके हैं, पंचायती राज की बात करता है, समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, 45 आपका चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की बात करता है, न्यूट्रिशन की बात करता है। ठीक है, 48 ए, ठीक है, आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। तो हमारा आंसर होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में गिवन है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम, ठीक है, एग्जीक्यूटिव? 45, 46, 58, 50। ठीक है, तो 58 तो है ही नहीं डीपीएसपी का पार्ट। ठीक है, और 50 की बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी में जुडिशरी को सेपरेशन की बात की गई है कि जो हमारी न्यायपालिका है उस पर कार्यपालिका का कोई कंट्रोल रहेगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? विच आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 48, 51, 52, 54? 54 तो है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति के आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो हमारे पास दो ही बचे, 41, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आंसर नंबर हमारा 51 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 51 सबसे लास्ट का टॉपिक है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो बात करता है किस चीज की? जो बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो राज्य की, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? विच आर्टिकल्स, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एजुकेशनल, ठीक है, सेफ गार्ड फॉर वीकर सेक्शन? 45, 46, 47, 48। तो एससी एसटी के लिए, ठीक है, इसके लिए रिजर्वेशन की बात, उनके लिए, ठीक है, उनके हितों की रक्षा, दुर्बल वर्ग जो हो गए हमारे, ठीक है, 46 उनके उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो आर्टिकल नंबर 40 हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन, काम करने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में अंतर्गत रखा गया है? अंडर विच आर्टिकल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज राइट टू वर्क इंक्लूडेड? 18, 21, 41, 46। 18 हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, सॉरी डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, 21 नहीं है, 41 और 46 आ जाता है, और इसमें से 41 हमारा आर्टिकल्स है जो, ठीक है, मनुष्य को भारत के अंदर काम करने का अधिकार देता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बचा चुका हूं आर्टिकल नंबर 40, 41, 44, 48। ठीक है, पहले आप पंचायती राज की बात देख लेते हैं, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देख लेते हैं, 48 में आपका एग्रीकल्चर एंड, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की बात होती है, और 41 हमको राइट टू वर्क देता है, काम करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ए का होने वाला है हमारा 1, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, बी का होने वाला है हमारा 2, काम करने का अधिकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सी का होने वाला है 3, और डी का ऑब्वियसली 4 होने वाला है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। हमारा आंसर पहला ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दी डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी बात कर रहा है। ऑप्शन ए है मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट एंड मिसयूज ऑफ हार्मफुल ड्रग फॉर नॉन मेडिकल पर्पज। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 47 डीपीएसपी का,
लेकिन ये हमारा आर्टिकल नंबर 23 में आ जाता है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ओनली 2, केवल 2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निश्चित तत्वों का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी? ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो हमेशा ही रहता है, कल्याणकारी राज्य आ गया तो डीपीएसपी आ गया, ठीक है। दूसरा है समाज आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, वेलफेयर और कल्याण शब्द भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो होना ही है, एंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। और सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, बिल्कुल, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कावन, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है, हमारा देश कोई भी धार्मिक राज्य नहीं है, ठीक है, एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, जिसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड डीपीएसपी? मद निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड, राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड आपको 47 में देखने को मिलेगा, 41 में देखने को मिलेगा, इक्वल पे फॉर 39 सी में देखने को मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपको 19 में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड डीपीएसपी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आता है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह, हमने 39 ए पढ़ लिया था, ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कंडक्ट फॉर ऑल सिटीजन, और डी आता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 43, ठीक है, सॉरी 42 का ए आ जाता है इसमें, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। और ये हमारा 39, आई थिंक 39 बी आ जाता है, ठीक है, 39 बी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जो आर्टिकल 44 था हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 44 में था, तो हमारा आंसर होने वाला है सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, बोथ ए एंड सी, ठीक है, बिल्कुल ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, यानी कि हमारा आंसर होने वाला है डी, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की होने का विचार हमारे प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी लंबा प्रश्न है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा करना, 44, ठीक है, 44, ठीक है जी। और ये लिबरल कंसेप्ट में आता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल नंबर 40 गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रोत्साहित करना, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 आता है, गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, सिक्योरिंग एडुकेट लेजर एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर्स, 41 की बात करता है, ठीक है, वर्कर्स के लिए काम करने का अधिकार हो, उनको छुट्टियां भी मिले। इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? ठीक है, कौन सा गांधी? 41 हमारा सोशल प्रिंसिपल बेस्ड आता है, ठीक है। ऑप्शन दो है यहाँ पर, एक है हमारा बी और एक है हमारा सी, ठीक है। तो 1 2 4, 2 और 3, ठीक है, बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? बी एंड सी, 2 और 3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? फॉर द इज स्टडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी डिवाइडेड इनटू सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, गांधीवादी या ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो हमारा आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं, समाजवादी कंसेप्ट भी है, लिबरल कंसेप्ट यानी कि उदारवादी भी है, और गांधीयन कंसेप्ट भी है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिपादित राज्य के नीति तत्वों का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डीपीएसपी, ठीक है, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता 39A बिल्कुल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा संस्थानों वस्तुओं की प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्टिकल नंबर 49। ठीक है, पर्सनल लॉ का संरक्षण हमने नहीं पढ़ा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो आप एकदम से अब आंसर क्या दे सकते हो? हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, तो ये थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित 50 क्वेश्चन। अगर आप टीजीटी, जेबीटी, ठीक है, और अगर आप अलाइड, एनटी, एचपीएस, यूपीएससी किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद आप ये जो एमसीक्यूज हैं सॉल्व करें। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में भी सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।